हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं संकल्प क्लासेज में। आज हम लोग का टॉपिक है मुगल वंश पार्ट 2 में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों के पिछले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं कि किस तरीका से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर आता है और यहाँ पर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो बाबर की मृत्यु 1526 में हो जाने के बाद फिर उसके बाद उसका जो आपका उत्तराधिकारी बनता है उसी का पुत्र हुमायूं बनता है। तो आज हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे, पढ़ते ही टाइम हम लोग सारे के सारे टॉपिक को याद कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर हुमायूं के बारे में बताया गया है कि 1530 से लेकर 1540 तक, उसके बाद फिर से लिखा हुआ 1555 से लेकर 1556 तक। तो हुआ क्या दोस्तों कि 1530 से लेकर 1540 दो इसका कार्यकाल दिखा रहा है भारत में। अब ये क्यों दिखा रहा है? तो सबसे पहली बात कि 1530 से 40 तक भारत में रहता है, लेकिन 1540 के बाद शेर शाह ने इसको कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में हराने के बाद यह भारत छोड़कर भाग जाता है और पश्चिमी दिशा सिंध क्षेत्र में निवास करता है। पुनः जब पता चलता है कि शेर शाह की मृत्यु हो जाती है 1555 में, तो फिर से दोबारा आता है और अपना सत्ता भारत में स्थापित करता है। हालांकि 1555 में आता स्थापित करता है और एक ही साल बाद आपका मृत्यु हो जाती है उसका 1556 ईस्वी में, आपका दीन पनाह पुस्तकालय से लुढ़क कर सीढ़ी से। आइए आगे चलते हैं। परिचय की बात की जाए तो नाम देखिए इसका क्या है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिताजी का नाम क्या है? पूरा नाम पिताजी का नाम हो जाएगा इनका नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। माता की बात की जाए तो माता माहम बेगम। जन्म कब हुआ था इसका? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में हुआ था दोस्तों, काबुल में हुआ था। और राज्याभिषेक की बात की जाए तो 30 दिसंबर 1530 कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था। आइए फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। नाम इसका नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, पिताजी का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म कब हुआ था? तो आपका 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। ठीक है। और राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1530 आगरा में। और आगे इसका फैमिली की बात की जाए तो इसके हुमायूं के 3 भाई और 1 बहन थे। 3 भाई कौन कौन थे? तो कमरान अस्करी, एक गुल रकम बेगम का ये दोनों पुत्र थे। उसके बाद हिंदाल, वो किसका पुत्र था? तो दिलदार बेगम के। यदि बात की जाए उसकी सिस्टर यानी बहन की, तो बहन उसकी थी गुलबदन बानो बेगम। गुलबदन बानो बेगम आपका 21 पुस्तक की रचना की है। तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना कौन की है? तो इसकी बहन गुलबदन बानो बेगम। इसी हुमायूं नामा से हम लोगों को हुमायूं के बारे में जानकारी मिलता है। हुमायूं नामा से कई एक बार परीक्षा में पूछा हुआ एक प्रश्न है आपका कि हुमायूं नामा पुस्तक के रचनाकार कौन है या कौन लिखे थे? तो गुलबदन बानो बेगम याद रखेंगे हम लोग। अब आइए, जब वो राजा बनता है, बाबर अपना सत्ता को स्थापित करना चाहता है, तो किस तरीका उसको प्रारंभिक कुछ चुनौतियां झेलनी पड़ी थी। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए बाबर की विरासत की, तो बाबर की विरासत की बात की जाए तो बाबर की विरासत में जो मतलब कि जीता हुआ क्षेत्र था उसके पिताजी द्वारा, तो बाबर बोल के गया था कि जो भी जीते हुए क्षेत्र है मेरे पुत्रों के बीच बांट देना। तो अब जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और कई भागों में विभाजित हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? तो आपका वो साम्राज्य कमजोर हो जाएगा। इसी का लाभ उठाता है उसका विपक्ष पार्टी। आइए और आगे चलते हैं। और पहला तो बाबर की विरासत को लेकर समस्या थी और दूसरा अफगान के साथ उसका दुश्मनी चल रहा था, अफगान के शासक के साथ। चलिए तो और आगे की ओर चलते हैं। हुमायूं का व्यक्तित्व क्या था? हुमायूं का व्यक्तित्व और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। हुमायूं द्वारा कितने तरह के युद्ध लड़े गए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले उसने कलिंजर पर आक्रमण किया। कलिंजर पर आक्रमण करता है 1531 में। फिर उसके बाद दोहरिया का युद्ध लड़ता है 1532 में और उसके बाद चुनारगढ़ का घेरा करता है 1532 में, लेकिन यहाँ पर जीत नहीं पाता, यहाँ पर संधि हो जाती है। उसके बाद आइए बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535 से 36 में। किस लिए संघर्ष होता है अभी मैं बताऊंगा। उसके बाद चुनारगढ़ का विजय होता है 1538 में। यहाँ चुनारगढ़ का घेरा किया था लेकिन विजय नहीं कर पाया था, यहाँ पे विजय कर लिया था। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं के बीच 1539 में और उसके बाद कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। ये भी शेर शाह हुमायूं के बीच होता है। और उसके बाद तो क्या होता है कि वो चल जाता है भारत से बाहर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निष्कासित जीवन और लास्ट में पढ़ेंगे पुनः भारत विजय। पुनः भारत में कब आता है।
तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और आगे का इसका क्या कहानी है। आइए, तो सबसे पहले वह कलिंजर पर आक्रमण किया। सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण किया 1531 ईस्वी में। कलिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव के साथ इसका आक्रमण किया गया। प्रताप रुद्रदेव जो थे, इनका अफगानों के साथ मित्रता का संबंध था, ठीक है। और तो मित्रता के संबंध होने के कारण क्या होता है, कलिंजर पर आक्रमण तो करता है जरूर हुमायूं, लेकिन होता क्या है कि बाद में इसकी संधि हो जाती है कलिंजर के किला के बाहर, ठीक है। कलिंजर के किला के बाहर जो धन और जो धन होता है उसका क्षतिपूर्ति कर देता है प्रताप रुद्रदेव, और उसके बाद संधि कर लेता है और साथ में संधि कर हुमायूं क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। यदि कहा जाता है यदि यह संधि नहीं करता, इसको जीत लिया होता तो आगे का रास्ता और आसान हो जाता। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। दोहरिया का युद्ध, तो दोहरिया का युद्ध होता है 1532 ईस्वी में। अब क्या होता है, ये आपका महमूद लोदी, उग्राहम लोदी के भाई के साथ होता है। अब देखिए, महमूद लोदी जो था बिहार और बंगाल पर शासन कर रहा था, और बिहार और बंगाल से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश अवध के क्षेत्र में जा पहुंचा था। इससे भनक लगा हुमायूं को, अब दिल्ली की तरफ वो आ रहा है। तब इसके बाद दोहरिया का युद्ध लड़ा महमूद लोदी के साथ, ठीक है। चलिए, महमूद लोदी से हुमायूं का संघर्ष हुआ और इसमें हुमायूं की जीत होती है, मोहम्मद लोदी की पराजय हो जाती है। हालांकि मतलब कि जबरदस्त तरीका से वीरता के साथ मोहम्मद लोदी आपका ये लड़ाई लड़ा था, और इस लड़ाई में शेर शाह ने इसको सपोर्ट किया था। चलिए, तो इस लड़ाई में जीत होने के बाद हुमायूं को अब वो जाता है शेर शाह का चुनारगढ़ का किला को घेराबंदी करता है यहां से, क्योंकि इस लड़ाई के बाद ये जानते थे कि फिर हमसे लड़ाई करेगा, तो इसलिए शेर शाह जो है चुनारगढ़ के किला में जाके छिप गए थे। आइए, चुनारगढ़ का घेरा कब करता है, तो 1532 ईस्वी में। चुनारगढ़ का घेरा है दोस्तों, चुनारगढ़ का विजय नहीं है इसको। चलिए, 1532 ईस्वी में। आइए और आगे, हुमायूं ने चुनारगढ़ को शेर शाह से छीनना चाहा, पर हो क्या गया, उसका अपोजिट, संधि हो गया। हालांकि बहुत समय तक केवल उसका घेराबंदी करके रखे हुए थे, हुमायूं आक्रमण नहीं कर रहा था, लेकिन बाद में क्या होता है, दोनों के बीच संधि हो जाती है। संधि हो गई और साथ में शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज देता है। चलिए, तो ये हो गया चुनारगढ़ का घेरा। अब आगे आते हैं बहादुर शाह से संघर्ष। बहादुर शाह गुजरात का रहने वाला था। अब यहाँ पे एक मतलब कि थोड़ा सा कहानी है, समझिएगा। बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535 से लेकर 1536 तक। तो बहादुर शाह से क्यों संघर्ष होता है, अब वो सुनिए। तो ये राजा जो था बहादुर शाह, राजस्थान के चित्तौड़ में जाता है, वहां अभियान छेड़ने जाता है। वहां की महारानी थी कर्णावती, और उस महारानी कर्णावती ने हुमायूं की खत लिखती है और उसमें राखी भिजवाती थी कि मैं आपको भाई मानता हूं, मेरी आप क्या कीजिए, सहायता कीजिए। तब हुमायूं क्या करता है कि बहादुर शाह को खत लिख कर भेजता है और बोलता है कि आप उससे क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो इसने क्या रिस्पॉन्स करता है, ये आपका बात बोलता है कि यह लड़ाई जिहाद का है, जिहाद के लिए मैंने ये लड़ाई छेड़ा है, रक्षा के लिए। तब हुमायूं भी सस्पेंशन में आ जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जिहाद के लिए लड़ाई छेड़ा है। और उसके बाद हुमायूं ने क्या करता है कि कर्णवती का साथ देना छोड़ देता है, और उसके बाद बहादुर शाह कर्णवती को हरा देता है। चलिए, तो गुजरात के शासक बहादुर शाह से फिर आगे जाके संघर्ष हो जाता है। हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर फिर अधिकार कर लेता है, परंतु होता क्या है, अधिकार तो कर लेता है, परंतु एक वर्ष के अंदर ही गुजरात और मालवा पर दोबारा आपका सत्ता हो जाता है बहादुर शाह का, ठीक है, स्वतंत्र हो जाता है। अब आइए चुनारगढ़ का विजय। तो यहां से निकलने के बाद शेर खां या शेर शाह अब वो आ जाते हैं बिहार और बंगाल की तरफ, और एक मतलब कि महत्वपूर्ण और बोले तो महत्वपूर्ण सत्ता इधर स्थापित करता है महान शासक के रूप में। इससे लगता है हुमायूं को कि यदि लंबे समय तक हमको भारत में टिके हुए रहना तो सबसे पहले शेर शाह को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। अब वो आता है बिहार बंगाल की तरफ। तो जब वो बिहार बंगाल की तरफ आता है तब तक आ जाते हैं, वहां से लौट कर चलाते हैं चौसा में। हालांकि चौसा से पहले की कहानी मैं बता रहा हूं, तो पता चलता है कि वो चल गए हैं उधर बिहार बंगाल की तरफ शेर शाह। तो ये यहाँ पर चुनारगढ़ के किला पर आक्रमण करता है और चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त कर लेता है 1538 ईस्वी में हुमायूं। अब आगे ये
हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार कर लिया और चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने क्या करता है, बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। अब उधर बंगाल में जाता है हुमायूं, तब तक क्या होता है, शेर शाह इधर चलाते हैं आपका पूर्व दिशा की, पश्चिम दिशा की ओर। आइए, बंगाल पर अधिकार कर लिया। उधर आगरा में क्या होता है कि उसी के भाई हिंदाल ने स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर देता है। यहाँ एक दुखद समाचार इसको मिलता है कि वही भाई जिसको मेवात का क्षेत्र दिया गया था, वही भाई ने क्या किया कि अपने आप को आगरा में जो है स्वयं को बादशाह घोषित कर लेता है। चलिए अब आगे आते हैं चौसा का युद्ध। तो अब चौसा ये आपका पड़ता है बक्सर में। चौसा इसका युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। इसका कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। होता क्या है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह चौसा में छुपे हुए रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं उसको आने का, क्योंकि जीटी रोड के ही रास्ते वो आएगा बंगाल से, तो इंतजार करते हुए रहता है। और चौसा में हुमायूं की सेना और आपका शेर शाह की सेना दोनों आमने सामने होता है। आमने सामने होने के दौरान बहुत दिन तक आमने सामने रहता है, लेकिन युद्ध नहीं हो पाता है। अब शेर शाह ने बहुत तेज थे, ये इंतजार कर रहे थे कि कब मतलब कि क्या बोले बरसात आवे, बरसात का मौसम। तो बरसात का मौसम आता है जुलाई में, और चौसा आपका कर्मनासा नदी के किनारे था। तो कर्मनासा नदी के किनारे, कर्मनासा नदी उस समय उफान पर रहता है बरसात के मौसम में, तो बहुत दिन तक आमने सामने रहा, लेकिन वो सोच रहे थे कि कब बाढ़ आए कि उस नदी में मैं क्या करूं, उसको गिरा दूं। तो अब यह आक्रमण शुरू होता है जुलाई में क्योंकि बाढ़ आ जाता है, और बाढ़ आने के क्रम में दोनों आमने सामने टकराते हैं। और आमने सामने होने के दौरान इसमें क्या होता है कि हुमायूं पूरा घोड़ा सहित कूद जाता है कर्मनासा नदी में। यदि उसको निजाम नामक भिस्ती ने नहीं बचाई होती तो वहीं पर ही मर जाता। अब उसके बाद बचाने के बाद ये बोलती है कि पुनः जाइए अपने साम्राज्य को बचाइए। तो यहाँ पे चौसा के युद्ध में 1539 में होता है, और शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर देता है। और इस युद्ध के विजय के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि लेता है। ठीक है, और चलिए आगे कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध के बाद ये बदला लेने के लिए फिर कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पर भी इसको हार का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हुमायूं को शेर शाह ने पराजित किया, और आगरा दिल्ली पर अपना अधिकार करते हुए उसने क्या करता है कि आपका सूरी वंश का स्थापना करता है शेर शाह। आगे आइए। उस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध भाग गया था। तो एक प्रश्न यहां से बन जाता है आपको कि किस युद्ध के बाद आपका भारत छोड़कर भाग गया था हुमायूं? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध बोल सकते हैं 1540 ईस्वी में। चलिए, तो यहां से चल जाता है। अब उसका निष्कासित जीवन भारत के बाहर कैसा बीतता है उस पर एक नजर डालेंगे हम लोग। आइए, निष्कासित जीवन 1540 से लेकर 1555 तक। 1541 में उसके भाई था हिंदाल हुमायूं का। तो हिंदाल के गुरु मीर अली थे। तो मीर अली अकबर की एक पुत्री थी जिसकी नाम था अमीदा बानो, और अमीदा बानो से ही विवाह कर लेता है हुमायूं, और उसी हमीदा बानो का बेटा होता है अकबर। चलिए, तो अब ये अपनी मतलब कि साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसके भाई जो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इसमें क्या होता है अब का कि हुमायूं को ईरान के एक राजा शाह ने इसको ऑफर करता है कि आप जो है शिया धर्म को अपना लीजिएगा तो हम आपका मदद करेंगे, आपको अपना साम्राज्य को दिलाने में। ठीक है, तो इसने जरा सा भी देर नहीं करता है, इसने हाँ कर देता है, और इस तरीका से ईरान के शासक शाह ने हुमायूं की सहायता में जुट जाता है। तो जुटने के बाद होता क्या है दोस्तों कि सबसे पहले जो है एक कमरान और अस्करी से काबुल तथा कंधार का क्षेत्र मतलब कि प्राप्त करता है, और उसके बाद अस्करी से संभल का क्षेत्र प्राप्त करता है। होता क्या है कि कमरान को कैद कर लेता है, और कमरान का दोनों आंख निकलवा के मक्का भेज देता है। फिर उसके बाद अस्करी को भी कैद कर लेता है, और उसको भी कैद करके मक्का की यात्रा पर भेज देता है। चलिए, उसके बाद पता चलता है कि 1555 में पुनः भारत विजय, 1555 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसका एक पुत्र का भी मृत्यु हो जाता है शेर शाह का, और सत्ता जो है शेर शाह का कई भागों में टूट गया था। तो इसका मौका देकर अब हुमायूं सोचता है कि चलो फिर से युद्ध छेड़ते हैं, क्योंकि अब शेर शाह तो मर चुका है, तो फिर हमको वहां मौका मिल सकता है।
तो 1555 में आता है मछीवाड़ा युद्ध जीतकर, मछीवाड़ा का युद्ध हुआ 1555 में, उसको जीता पहले, और उसको जीतकर पंजाब जीत लिया 1555 में, और फिर उसके बाद 1555 में मछीवाड़ा युद्ध जीता, और जीतने के बाद पंजाब जीता 1555 में, ठीक है। और 1555 में सरहिंद युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सुर को पराजित करता है और पुनः जो है भारत पर अपना सत्ता बना लेता है। आता तो है, अब मतलब कि सत्ता भी हासिल कर लेता है, लेकिन 1555 में आता है। अब 1556 में एक दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण करवाया था हुमायूं ने। कई एक बार ये भी प्रश्न आया है कि दीन पनाह पुस्तकालय का निर्माण किसने करवाया था, तो हुमायूं ने। तो इसी दीन पनाह पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है लुढ़क कर। तो एक लेनपुल इतिहासकार हैं, लेनपुल ये बोलते हैं कि बेचारा का जिंदगी लुढ़कते लुढ़कते खत्म हो गया, लुढ़कते लुढ़कते शासन हासिल किया, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते हुए उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। और उसके बाद लास्ट में आते हैं ज्योतिष में वो बहुत विश्वास रखता था, ज्योतिष विद्या में वह विश्वास रखता था। इस विश्वास ऐसा रखता था, वो मानता था कि ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखता था और बोलता था कि हम सप्ताह में 7 दिन है तो 7 दिन अलग अलग के कपड़े पहनेंगे। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब उसको वास्तविक सत्ता का सुख भोगने का टाइम आया, जब उस सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया। तो आइए एक बार रिकॉल करवा देते हैं फिर से। चलिए, 2 शासन रहा इसका 1530 से 1540 और 1555 से 1556। परिचय में आइए, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उसका पूरा नाम, और पिताजी का नाम बाबर और माताजी का नाम महाबेगम। जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 6 मार्च 1508 काबुल में। और उसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो 30 दिसंबर 1530 आगरा में। और उसके 3 भाई और 1 बहन थे। प्रारंभिक चुनौतियां कुछ इस तरीका से है। और यदि युद्ध की बात की जाए तो सबसे पहले कौन सा युद्ध किया था, कलंजर पराक्रम। उसके बाद दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी के साथ। उसके बाद चुनारगढ़ का घेरा किया शेर शाह और हुमायूं के बीच होता है। उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष होता है 1535 से लेकर 1536। उसके बाद चुनारगढ़ पर विजय कब प्राप्त करता है, तो 1538 में। यहां से क्वेश्चन फंसाएगा दोस्तों, फंसेंगे तो बचेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। चुनारगढ़ का घेराबंदी कब करता है, तो 1532 में। और चुनारगढ़ पर विजय कब प्राप्त करता है, तो 1538 में। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें विजय होती है किसकी, शेरशाह की। उसके बाद कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में। तो लगभग मतलब कि 7 से 8 लड़ाई वो भारत में लड़ा था, ठीक है। उसके बाद निष्कासित जीवन रहता है आपका 1541 में चला जाता है, और फिर गुर मीर अली के अकबर की पुत्री से विवाह कर लेता है। उसके बाद पुनः आता है 1555 में, लेकिन उसका किस्मत साथ नहीं देता है। 1556 में फिर उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाले ये पहले मतलब के शासक थे, मुगल शासक। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को हुमायूं का चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए आज के लिए।